हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, वनपाल और वन रक्षक की एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि 11 महीने में होने वाली है। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शेड्यूल घोषित हो चुका है। अब देखिए, तैयारी अपन बहुत कर चुके होते हैं और उस तैयारी को और मजबूत करने के लिए चाहिए होती है अच्छे लेवल की प्रैक्टिस, अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस जो अपने एग्ज़ाम में आते हैं उस लेवल के प्रश्न। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वनपाल वन रक्षक भर्ती के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट है, आने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों से बना हुआ मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में कुल 100 प्रश्न हैं और 100 ही यहाँ पर आपके अंक रहने वाले, 2 घंटे का आपके समय सीमा रहने वाली। मैं यहाँ पर आपको ये प्रश्न पेपर सॉल्व करने वाला हूँ और आपको ये पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर। वहीं से आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है और ओएमआर के पर वहाँ पर आपको टेस्ट देना है। ओएमआर आप ऑफलाइन टेस्ट आपको देना है। ऑनलाइन टेस्ट देने का कई नुकसान होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ऑफलाइन टेस्ट देना, जिससे आप मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ओएमआर सीट डाउनलोड करनी है 100 प्रश्नों की, कहीं से भी मिल जाएगी। नहीं मिले तो मेरे को बता देना, मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। वहाँ से आपको टेस्ट देना है, उसका प्रिंट निकलवा के, और ये आपके पास पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद में ये वीडियो देखना है। अगर वीडियो पहले देखते हैं तो अभी ना देखें, टेस्ट दें पहले फिर वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप टेस्ट देकर आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इस वीडियो से मैच कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न है, किस चौहान शासक का काल सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग कहलाता है? अच्छा प्रश्न है। तो सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग किस चौहान शासक का काल कहलाता है? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। वासुदेव ने यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी और विग्रहराज चतुर्थ का काल है वो आपके, जिसको विसल देव के नाम से जाना जाता है। नरपति नाले का ग्रंथ आता है विसल देव रासो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है, किस शासक के समय उदयपुर की पिछोला झील का बांध बनवाया गया? तो किस शासक के समय आपके पिछोला झील का बांध बनवाया गया? तो यहाँ पर साथियों, उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण है वो राणा लाखा के काल में हुआ है। और राणा लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा करवाया गया और उसका नाम था पिच्चू, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा छितर भी उसका नाम मिलता है। सी ऑप्शन आपका है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? प्रश्न है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका प्रमुख केंद्र आता है आपके गलियाकोट। कौन सा है? गलियाकोट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस मंदिर का नाम बताइए जिसके सामने चारण कवि दुर्सा आडा की स्वयं की बनवाई हुई पीतल की मूर्ति स्थित है। अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के इसको ध्यान में रखें कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके सामने कवि था जिसका नाम है दुर्सा आडा, और दुर्सा आडा की स्वयं की बनवाई हुई, और मूर्ति भी किसकी है? स्वयं की है, बनवाई भी स्वयं ने है। तो ये मूर्ति आपके किस मंदिर के सामने स्थित है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अचलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अचलेश्वर महादेव मंदिर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर को, अजमेर को, उदयपुर को, चित्तौड़गढ़ को? तो बिल्कुल आपको पता होगा कि भारत का पेरिस है वो किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है 5 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अपनी राजधानी बनाया गया? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कि मंडोर को? तो मंडोर तो वैसे ही राठौड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में आती है। ढूंढाड़ अलग क्षेत्र आ गया। नगरी बनाया कि चावंड बनाया? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर चावंड। और चावंड में आपके
महाराणा प्रताप के द्वारा क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील में स्थित रामदेवरा किस लोक संत की उपाधि है? रामदेवरा किस लोक संत की उपाधि है, या मतलब समाधि स्थल है। रामदेवरा किस लोक संत की समाधि स्थल है। यहीं पर रामदेवरा में स्थित है परचा बावड़ी। पूछा जाता है प्रश्न, परचा बावड़ी कहां पर स्थित है? तो ये परचा बावड़ी भी कहां पर स्थित है? रामदेवरा में स्थित है, और ये रामदेव जी का क्या है, समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, जसवंत थड़ा स्थित है। इस जसवंत थड़े को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये जसवंत सिंह की स्मृति में सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके द्वारा, सरदार सिंह के द्वारा, जोधपुर के शासक सरदार सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है जसवंत थड़ा। तो 8वें प्रश्न में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बणी ठणी का चित्र किस चित्र शैली में चित्रित हुआ? क्या कहता है कि बणी ठणी का जो चित्र है वो किस चित्र शैली में चित्रित हुआ है? तो ये तो आपको बचपन से पढ़ रहे हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उदयपुर जिले में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई? अच्छा प्रश्न है, देश हितैषणी सभा कब इसकी स्थापना हुई, ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई साथियों 2 जुलाई 1877 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई देश हितैषणी सभा। कहां पर स्थापित है? तो उदयपुर जिले में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है? तो देखिए, उत्तर में क्या आता है, अपन राजस्थान का मैप बनाते हैं ऐसे, तो उत्तर में आपके कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है ये आपको पता होना चाहिए। यहां से ये बस आपको समझाने की दृष्टि से बना है, एग्जैक्ट मैप में अंतर हो सकता है। तो यहां पर उत्तर की बात करें तो यहां पर आता है बटनेर का किला। कौन सा आता है? बटनेर का। और इधर बात करें तो इधर आता है जोधपुर का मेहरानगढ़, सॉरी जैसलमेर का सोनारगढ़। कौन सा आता है? सोनारगढ़ आता है पश्चिम में। कौन सा आता है? सोनारगढ़। और इधर आ जाता है चित्तौड़। पूर्व में आ जाता है भरतपुर। तो यहां पर आपके उत्तर का पूछा है तो उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन हो जाएगा? बटनेर दुर्ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। बीकानेर का जो दुर्ग है उसका नाम है जूनागढ़, और उसको कहा जाता है जमीन का जेवर। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर कहा जाता है। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, शीतलेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर कहां है? श्रीनाथ जी का मंदिर कहां है? सचिया माता का मंदिर कहां है? तो साथियों, सचिया माता का मंदिर है ओशिया में। कहां पर है? ओशिया में। ओशिया में सूर्य मंदिर भी है राजस्थान का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर असुमेलित आपसे पूछा है, श्रीनाथ जी का मंदिर कहां है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा का क्या प्रसिद्ध है? पिछवाइयां प्रसिद्ध है। अभी कल ही एग्जाम में आया है, पिछवाइयां यहाँ पर प्रसिद्ध है, जो अभी कल परसों जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था उसमें आया है। अब यहाँ पर बात करें जगत शिरोमणि मंदिर, तो जगत शिरोमणि मंदिर करौली में नहीं है। जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? जयपुर में, आमेर में है। कहां पर है? आमेर में है जगत शिरोमणि मंदिर। मान सिंह की रानी कनकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया, और यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है वो चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लाई गई है। शीतलेश्वर मंदिर है वो जादरा पाटन में है। तो असुमेलित कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जसनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जसनाथी संप्रदाय प्रधान पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर। कहां पर है? कतरियासर बीकानेर। ठीक है, यहां पर इनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जसनाथी सिद्धों के द्वारा किया जाता है। जसनाथी सिद्ध जो होते हैं वो लोग, सिद्धों के द्वारा ये अग्नि नृत्य है वो किया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंगारों पर नृत्य करते हैं, तो ये जसनाथी संप्रदाय, कतरियासर बीकानेर। अगला है, कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक कौन है?
कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक कौन है भाई, बताइए देखें। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, लच्छी राम जी यहाँ पर कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाबू जी की फड़ बांधते समय भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ जो आपके फेरों को बीच में छोड़कर युद्ध लड़ने चले गए थे जींदराव खिंची के साथ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इनकी जो फड़ बांधते समय भोपे है वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं रावण अत्था का प्रयोग। इसका करते हैं रावण अत्था का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थेवा कला की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला, तो थेवा कला के अंतर्गत पारंगत कौन है? थेवा कला में पारंगत है प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। कौन सा? प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। और ये थेवा कला क्या होती है? सोने पर, कांच पर सोने का काम। क्या होता है? कांच पर गोल्ड जो होता है सोना, उसका काम यहाँ पर किया जाता है, कलाकारी की जाती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोधपुर में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया? तो ये आप क्रांति में पढ़ते हैं जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना, 1835 में किया गया था जोधपुर लीजियन का गठन। ठीक है, 17वें में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने वाली कंपनी, रेजिमेंट थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजपुताना में कितनी सैनिक छावनियां थी? कितनी सैनिक छावनियां थी? तो यहां पर नीमच है, नसीराबाद है, देवली, एरिनपुरा, टोंक, कुल मिलाकर यहां पर 6 सैनिक छावनियां थी। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? अब देखिए भारतीय लेवल पर ये मेरठ से शुरू हो गई थी, और राजस्थान में अगर आपसे पूछे तो ये नसीराबाद में शुरू हो गई थी। कहां से? नसीराबाद में। तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यहां पर विद्रोह कर दिया गया था, और कुछ अंग्रेज अधिकारियों की 1-2 की हत्या करने के बाद में यहां से चले थे क्रांतिकारी, दिल्ली की तरफ रवाना हुए। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में एक ही आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? एक ही आंदोलन लंबे समय तक चला था, एक ही आंदोलन। और यहां पर अगर बात करें तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व क्या गोविंद गुरु ने किया था? नहीं। भोगीलाल पंड्या ने बिल्कुल नहीं। बलवंत सिंह मेहता ने भी नहीं किया। तो कौन बचा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा कहा, जो एक ही आंदोलन है उसका नेतृत्व किया गया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका राजस्थान के किस जिले में लिखी गई? सत्यार्थ प्रकाश पूछा जाता है सीधा सीधा, सत्यार्थ प्रकाश के किसका ग्रंथ है, किसकी पुस्तक है, ऐसे करके बहुत प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश का सेकंड संस्करण है वो लिखा गया, तो उसकी भूमिका राजस्थान के किस जिले में बैठकर लिखी गई? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन, उदयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपुताना मध्य भारत सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 1920 में बजाज के नेतृत्व में राजपुताना मध्य भारत सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, अजमेर में किया गया। मध्य में कौन आता है? अजमेर। तो राजपुताना के मध्य में कौन आता है? अजमेर आता है। तो राजपुताना मध्य भारत सभा का गठन भी कहाँ हुआ, आयोजन भी कहाँ हुआ? अजमेर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? तो राजस्थान की प्राचीन सरस्वती नदी, जिसको आजकल आपके घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, और हनुमानगढ़ गंगानगर में ये बहती है, और बारिश के समय अधिक बारिश होने पर इसका जो पानी है वो पाकिस्तान में भी चला जाता है।
तो ये वही नदी है जिसको नाली के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इस नदी को क्या कहा जाता है? पर्वत क्षेत्र को नाली कहा जाता है, घग्गर नदी का क्षेत्र को। 23 में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 24वां प्रश्न है, किस झील को ढेबर झील कहा जाता है? किस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके सांबर झील होगा क्या? बिल्कुल नहीं। पिछोला झील नहीं होगा। तो आना सागर बिल्कुल नहीं। तो 24वें में आपके बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयसमंद झील जो है उसको ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। अगला है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके ए ऑप्शन। कितना प्रतिशत है? 10.41% है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो वो हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर जिला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला है, अरावली का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली का सर्वोच्च शिखर है किस नाम से जाना जाता है? तो ये गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में बिशलपुर बांध कहाँ स्थित है? तो बिशलपुर बांध आपके कहां पर स्थित है? टोंक में स्थित है। कहां पर स्थित है? टोंक में स्थित है। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला देखिए आपके सामने है कि एक आपसे वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हैं, एक तरफ स्थान दिए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कहां कहां पर है। तो देखो, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? अच्छा, सुमेलित आपसे बताना है। सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है। तो नाहरगढ़ वैसे नागौर में नहीं है, नाहरगढ़ जयपुर में है। फुलवाड़ी की नाल भीलवाड़ा में नहीं है, फुलवाड़ी की नाल भीलवाड़ा में नहीं है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है, कोटा में नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। ये बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर का मुकुट इसको कहा जाता है। सज्जनगढ़ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये किस जिले में है? रामगढ़ टाइगर विषधारी टाइगर सॉरी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व ये किस जिले में स्थित है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है। कहां पर है? बूंदी में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? ये नेशनल पार्क नहीं है, नेशनल पार्क की गणना में ये नहीं आता है। ध्यान रखना राष्ट्रीय मरु उद्यान को। नेशनल पार्क 3 ही है। नेशनल पार्क कितने हैं राजस्थान में? 3 है। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो यहां पर इसको जाना जाता है जीवाश्म उद्यान के नाम से। आकलवुड फॉसिल पार्क यहीं पर स्थित है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला है, राज्य के जावर और राजपुरा दरिबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जावर और राजपुरा दरिबा क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जावर में चांदी की खान लाखा के समय, जावर और राजपुरा दरिबा एक ही साथ दिया हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा? सीसा जस्ता के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर पन विद्युत स्थापित है। राणा प्रताप सागर पन विद्युत कहां पर स्थित है? पानी से बिजली बनाने वाला संयंत्र राणा प्रताप सागर के नाम से कहां पर है? तो ये आपके कौन सा हो जाएगा? 33 में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रावत भाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से। आपको पता होना चाहिए कि किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है और किस जिले की सबसे कम महिला साक्षरता है। तो सर्वाधिक वाला कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सर्वाधिक किसकी है, कोटा की है, और न्यूनतम साक्षरता किसकी है, जालोर की है। तो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 35वां प्रश्न देखो, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। कौन सा जिला है जो आपके 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात से पूछा जा रहा है, तो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले का है, तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। 35वें में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांसवाड़े का लिंगानुपात है वो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। रात में जो अपन टॉर्च वगैरह काम में लेते हैं उनमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल 36वें में आपके सी ऑप्शन हो जाएगा, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी, अवरक्त। 36वें में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेसिबल, डेसिबल है वो किसकी इकाई है, यानी कि डेसिबल किसका मात्रक है। इकाई कह दो या मात्रक कह दो, ये एक ही बात है। तो डेसिबल आपकी किसका होता है। बिल्कुल 37वें में अगर बात करें तो डेसिबल आपके ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। यहां पर तीव्रता लिखा, ध्वनि तीव्रता कर लेना इसको। किसका, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है। आयतन बढ़ता है कि आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। जब बर्फ पिघलती है तो 38वें साथियों बात करें तो यहां पर जब बर्फ पिघलती है तो आपके क्या होता है, आयतन घटता है। क्या होता है, आयतन घटता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38वें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। क्या जल है, पारा है, बेंजीन है, चमड़ा है। ऊष्मा सबसे ज्यादा किसमें चालन करती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर आपको बताना। तो ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है पारा। 39 में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। यहां पर लिखा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। कौन सा उदाहरण, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, तो ये कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, रासायनिक। मोमबत्ती का जलना, तो ये भी कैसा है, रासायनिक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मोम का पिघलना, तो वो भौतिक हो जाएगा। दूध से दही बनना, ये कैसा है, रासायनिक है। दूध से दही बनना। पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक है। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो उत्परिवर्तनीय होते हैं, यानी कि इनको वापस बनाया जा सकता है। जैसे पानी में चीनी घुली तो चीनी को वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। वैसे ही मोमबत्ती जलने के बाद वापस मोम प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चांदी के बर्तन काले हो गए हवा में, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर दूसरा कोई पॉलिश लगाया जा सकता, वो अलग बात है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला है लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार घटता है, बढ़ता है, वही रहता है कि कोई निश्चित नहीं है। तो 41 में अगर बात करें तो यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जंग लगने पर क्या होगा? लोहे का भार बढ़ जाएगा। लोहे का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या है वो किसका योग है? देखो एग्जाम में क्या होता है, मैन जब पेपर होता है तो उसमें एक पोर्शन बहुत इजी होता है, एक पोर्शन मॉडरेट टाइप का होता है और एक पोर्शन है थोड़ा हाई लेवल का होता है, एक पोर्शन ऐसा होता है जिसको अच्छे से पढ़ने वाले ही कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का पेपर ये है। इसमें एक पोर्शन आसान है, दूसरा पोर्शन थोड़ा ढंग का है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। ये कोई परमाणु है, एक इसकी होती है परमाणु संख्या, एक क्या होती है? परमाणु संख्या, जो इसके पैरों में आती है। ऊपर आने वाली होती है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और ये द्रव्यमान संख्या है वो किसका योग होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है? यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ऐसा रक्त समूह जो हर किसी को रक्त दे सकता हो। ये कोई बच्चा है, इसको अब किसी को रक्त देना है तो इसके पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए ब्लड का, ताकि ये क्या रक्त दे सके, हर किसी को दे सके। तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए इसके पास? तो इसके पास होना चाहिए ओ समूह। कौन सा? ओ समूह यहां पर होना चाहिए। ओ समूह है वो क्या है? सार्वत्रिक दाता, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। अब इसी प्रकार यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर है वो भी होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बताएं, देखें, ए बी पॉजिटिव होता है कि ए बी नेगेटिव होता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। अगर शरीर के अंदर लौह वर्ण की कमी हो जाए तो यहां पर कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर वर्णांधता नहीं होगी, रतौंधी भी नहीं होगी, तपेदिक भी नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? रक्तहीनता हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। रक्ताल्पता भी इसको कहते हैं और एनीमिया भी इसको कहते हैं। तो ये लौह की तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए का स्टोर कहां पर होता है, ये आपको बताना है। क्या बताना है? स्टोर बताना है। विटामिन ए कहां स्टोर होता है? तो बिल्कुल अगर बात करें तो 45 में आपके कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। यकृत का मतलब लीवर, यकृत का मतलब लीवर में स्टोर होता है विटामिन ए। कहां से, किस किस से प्राप्त होता है बताइए जरा, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अगला है कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना, 46वां प्रश्न है, हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो ये फसल से संबंधित नहीं है, ये जल से संबंधित है। डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो यहां पर 47 में बात करें तो कपास के लिए होती है रेगुर मिट्टी या फिर काली मृदा। काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, जिसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। 47 में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 48 में, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? वन संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष अधिनियमित किया, ये आपको बताना है। तो 48 में आपके बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1980 में अधिनियमित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कौन सी नदी पूछी है? प्रायद्वीपीय नदी पूछी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रवाल भित्तियों में किसकी मात्रा अधिक होती है?
प्रवाल भित्तियों में किसकी मात्रा अधिक होती है, ये आपको बताना है। तो प्रवाल भित्तियों में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? गहरा सागर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सबसे गहरा सागर है दक्षिणी चीन सागर। सागर पूछा जा रहा है, महासागर नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, महासागर ऑप्शन में भी नहीं है वैसे। तो यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन किन महासागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर। तो स्वेज नहर की अगर बात करें तो ये किन किन महासागरों को जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो स्वेज नहर की अगर बात करें तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? इकोसिस्टम से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। कौन सा इकोसिस्टम है जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाता है, नेचुरल नहीं है? तो धान का खेत, घास का मैदान, वन और झील, कौन सा है? तो 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहां पर धान का खेत है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 53 नंबर के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से, वन रोपण से। तो वन महोत्सव से ठीक होता है, बिगड़ता नहीं है। वन रोपण से भी फायदा होता है और ये भी फायदा है। लकड़ी काटने से है वो संतुलन बिगड़ता है। तो 54 में भी आपके कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पेड़ पौधों में जाइलम क्या करता है? देखिए, पेड़ पौधों में एक तो जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम। और एक होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का और खनिज लवणों का परिवहन करता है। तो यहां पर आपके खाद्य के वहन का नहीं पूछा है, आपको जाइलम पूछा है। तो जाइलम के लिए कौन सा आएगा? जल आएगा। तो जल वहन वाला कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। 55 में सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अमरावती शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? अमरावती शैली। तो अमरावती शैली की अगर बात करें तो अमरावती शैली का जो विकास है वो सातवाहन के काल में हुआ था। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना। तो 57 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो यहां पर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। अगला है, दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? दस्तार बंदान। तो दस्तार बंदान कहलाते हैं उलेमा। जो उलेमा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दस्तार बंदान। तो 58 में डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? जिसने उत्तर भारत में चांदी का सिक्का या टंका जारी किया हो, जिसका नाम था टंका। तो यहां पर बात करें तो ये शासक था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। कलहण की पुस्तक आती है राज तरंगिणी। क्या नाम है? पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। ये एग्जाम में पूछी जाने वाली पुस्तक है। रचयिता कौन है? कल्हण। ये कुल कितने भागों, कितने तरंग है इसमें? तरंग कितने हैं? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इसमें 8 तरंग है। राज तरंगिणी इसमें नाम दिया गया है। इसमें तरंग कितने हैं? 8 तरंग है, ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त? कौन सा हड़प्पीय नगर है वो 3 भागों में विभक्त है? हड़प्पीय मतलब हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल है
जो 3 भागों में विभक्त मिला है। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके धोलावीरा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? समझ लो कि आपसे यही पूछा जा रहा है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम किसमें? आपके ऋग्वेद। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार जन कल्याण के लिए सक्रिय रहना ही क्या है? राजनीति है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 64वां प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, ये कब प्रभावित हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये आपके प्रभावित हुआ था जुलाई 18 को 1947 को। तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हो गया था। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो कौन सा अंग्रेज था जिसने इसकी शुरुआत की? तो वो था लॉर्ड कर्जन। कर्जन था कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने वाला। तो 65 में कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव है, वो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% कर दिया है? यानी कि केंद्र में जो मंत्रिमंडल बनेगा वो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% के बराबर होगा। तो ये किस संशोधन के तहत हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये संशोधन था 91 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कार्य किया गया कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? तो उसमें 15% होगी किसके? लोकसभा के कुल सदस्यों के। तो ये 91वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद है 312। कौन सा है? 312 अनुच्छेद है जिसमें ये प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? एक होता है आहूत, एक होता है अवसान। तो आहूत किसके द्वारा की जाती है संयुक्त बैठक, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, बताइए जरा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? कितने दिन पूर्व सूचना दी जाएगी? तो ये 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। कितने दिन? 14 दिन। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने का परिकल्पना की गई है? पंचायतें बनाने के 3 सोपानों की परिकल्पना किस भाग में की गई है, ये आपको बताना है। तो ये भाग 9 में की गई है। इसमें भाग 9 में 3 सोपानों में। तो याद कैसे रखेंगे? 3 का स्क्वायर, सेप और सोपान, सेप और स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो भाग कौन सा? 9। राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में भर्तियां एवं साक्षात्कार के समय आयोजन हेतु समिति का गठन किया गया? राजस्थान में भर्तियों और साक्षात्कार के समयबद्ध आयोजन के लिए
एक समिति बनाई गई है, वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है, 72 नंबर पे आपको बताना है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, श्री M.L. कुमावत कमेटी। कुमावत समिति है जो समयबद्ध भर्तियां और साक्षात्कार के लिए कार्य कर रही। 73वां प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब से लागू की गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब से लागू हुई, तो ये लागू हुई 1 मई 2021 से। कब से? 1 मई 2021 से लागू हुई। डी ऑप्शन बिल्कुल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मेरा वार्ड मेरा गांव मेरा जिला कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया गया। तो ये अभियान शुरू किया गया था डूंगरपुर में। बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में ब्लड बैंक और प्लाज्मा बैंक की तर्ज पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिथ बैंक स्वास्थ्य बैंक की स्थापना की गई है। ब्रिथ बैंक, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, जोधपुर में की गई। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर राजस्थान की उस महिला अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनका चयन प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वाटर अवार्ड के लिए किया गया। ये प्राइज बहुत लंबा चौड़ा है। प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वाटर अवार्ड के लिए किया गया है। तो ये कौन है? तो ये है आपके प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा 76 में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में किसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त है? बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल। तो हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर? तो स्प्रिंगिंग टाइगर की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है, जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है, बायोग्राफी, जीवनी बायोग्राफी। अब देखिए यहां पर बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न की, और वो प्रश्न क्या है, समाचारों में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड QIT किससे संबंधित है? बोल्ड QIT, तो बोल्ड QIT की बात करें तो ये सीमा सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी पहल है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, जो प्रेस रिपोर्ट है वो तो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, लेकिन जो ये प्राइज है, पुरस्कार है प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 81 है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स GEP रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? तो GEP रिपोर्ट है, ये आपके विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बात कर रहे हैं वल्चर फंड्स की। वल्चर फंड्स की बात करें तो ये किसमें निवेश करते हैं वल्चर फंड्स वाले? तो वल्चर फंड्स वाले हैं, ये आपके संकटग्रस्त आस्तियों में निवेश करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 83 में देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक मनोदर्पण पहल शुरू की है, ये संबंधित है।
मनोदर्पण। मनोदर्पण किससे संबंधित है? तो ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समाचारों में देखा गया पद कोर्सिया, कोर्सिया संबंधित किससे है? कोर्सिया किससे संबंधित है? समाचारों में देखा गया पद कोर्सिया किससे संबंधित है? तो ये आपके कार्बन ऑफ सेटिंग से संबंधित है। इससे कार्बन ऑफ सेटिंग से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 देखिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिक की बात करें तो ये आपके विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 85 में कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 86 और 87 में देखते हैं। 86 है, हाल ही में समाचारों में आया पद हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी किससे संबंधित है? हेलीकॉप्टर मनी क्या है ये आपको बताना है। तो हेलीकॉप्टर मनी क्या है? मौद्रिक नीति उपकरण है। क्या है? मौद्रिक नीति उपकरण है। 87 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में समाचारों में देखे गए स्थान नागोर्नो काराबाख की सीमाओं का निर्माण करता है? नागोर्नो काराबाख, नागोर्नो काराबाख की सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है अजरबैजान। कौन करता है? अजरबैजान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में आया न्यू कैलेडोनिया कहां पर स्थित है? कौन सा? न्यू कैलेडोनिया कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। कहां पर है? प्रशांत महासागर में। अब देखिए कुछ जो मानसिक शक्ति वाले हैं, तार्किक शक्ति वाले, वो भी है प्रश्न। तो रोहित उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ता है दाईं ओर। पूरा मुड़ता तो 90 डिग्री, 45 डिग्री मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। यहां तक 8 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा, तो फिर दाईं ओर मुड़ गया, ये 10 किलोमीटर चला। ठीक है। अब वह किस दिशा में देख रहा है? अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो 89 में आपके कौन सा हो जाएगा? देखो, ये तो होती है उत्तर, ये दक्षिण, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब ये ऐसे तिरछा देख रहा है, मतलब ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में देख रहा है। तो साउथ और ईस्ट, दक्षिण और पूर्व हो जाएगा ए ऑप्शन। 89 में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। करने के लिए चिन्हों को बदलिए और उसके अनुसार आपको हल करना है। 6 के बाद में डॉलर, फिर बाद में 4, उसके बाद में प्रतिशत, फिर 6 है और आपके आए हैं 9। इसी प्रकार इन सबको बदलना है और आपको उत्तर लाना है। तो 90 नंबर में उत्तर की बात करें, उत्तर आपका कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब बदल कर आप देख लेना कि स्टार का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या। डॉलर और प्रतिशत दो ही आए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुक्रम में आगे का पद ज्ञात करें। तो ये आप एबीसीडी से आप पहचान कर लेंगे कितने कितने का अंतर है, किस हिसाब से ये सीरीज चल रही है। तो उसके बाद में आपके 91 में आंसर कौन सा आएगा? तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। एस और एल आपके नेक्स्ट पद आएंगे। ठीक है, आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित संख्याओं में निम्न में से 3 में एक समान संबंध है और भिन्न को चुनना है। अलग कौन सा वो आपको बताना है।
कौन सा अलग है बताओ देखें। देखो इसमें ये लग रहा है कि 8 को 4 से गुणा करेंगे 32 आ जाएंगे, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36 आ जाएंगे, 9 चौके 36, और 7 को 6 से करेंगे 7 छक 42, लेकिन यहाँ पर 9 को 4 से कर रहे हैं तो 37 आ रहे हैं। तो 92 में आपका अलग कौन सा हो गया, डी ऑप्शन अलग हो गया। दो फर्स्ट वाले दो को आपस में गुणा कर रहे हैं तो लास्ट वाले दो आ रहे हैं, ठीक है, ऐसी इसमें कंडीशन लग रही। अगला है 72 लीटर स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात है वो 1:1 हो जाए। तो ये आप करके देख लीजिएगा। 93 में डी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, 18 लीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, 94 नंबर पे। निष्कर्ष और आपको कथन दिए हैं, सभी चूहे बिल्लियां हैं। चूहे हैं वो क्या है, वो चूहे सारी की सारी क्या है, बिल्लियां हैं। अब है कोई भी बिल्ली हाथी नहीं है, कोई भी बिल्ली है वो हाथी नहीं है, कोई भी बिल्ली है वो हाथी नहीं है। तो कोई भी चूहा हाथी नहीं है क्या, यह सब कुछ चूहे हाथी हैं। कोई भी चूहा हाथी नहीं है, यहाँ लिखा सभी चूहे बिल्लियां हैं, और कोई भी चूहा हाथी नहीं है, कुछ चूहे हाथी हैं। तो 94 में आपका निष्कर्ष क्या होगा, तो 94 में आपका निष्कर्ष बनेगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट है वो अनुसरण करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है, कोई भी चूहा हाथी नहीं है, क्योंकि चूहा तो सारी की सारी क्या है, बिल्लियां हैं। कुछ चूहे हाथी हैं तो हाथी कैसे हो सकते हैं भाई, वो तो सारी की सारी बिल्लियां हो चुका है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो, पी क्यू का भाई है मगर क्यू पी का भाई नहीं है। पी है, पी क्या है, क्यू का भाई है, लेकिन क्यू है वो पी का भाई नहीं है। तो क्या होगा, बहन हो सकती है। आर पी की पत्नी है, आर है वो पी की पत्नी है, लेकिन आगे दे रखा है आर तथा पी की दो संतानें हैं। आर और पी की दो संतानें भी हैं। दो संतानें कौन कौन सी हैं, एस और टी है। एस टी की बहन है, एस क्या है, बहन है, और यू है वो टी की दादी है। यू है वो टी की क्या है, दादी है। तब क्यू का यू से क्या संबंध है, क्यू का यू से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो 95 में क्या हो जाएगा, देखो आर और पी पत्नी है, आर है वो पी की पत्नी है, मतलब ये कौन था, मेल था। और क्यू क्या था, क्यू पी का भाई नहीं है, पी तो भाई है लेकिन क्यू भाई नहीं है। तो ये क्या थी, बहन थी। अब देखो ये बहन थी, और आर और पी आपस में क्या, पति पत्नी है। तो यहां पर क्यू है वो इसके क्या लगेंगे, यू तो इनकी दादी है ना, एस और टी की, टी की दादी है तो फिर एस की भी है। तो ये इनकी संतान है आर, और ये पी है वो, पी है वो यू की संतान है। तो पूछा क्या है, क्यू का यू से संबंध पूछा है, तो क्यू क्या है, बहन ही तो है इसकी, पी की। तो क्या हो जाएगी, यू की पुत्री हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 में देखिए कि 12 आदमी 8 घंटे कार्य करते हैं। 12 आदमी कितने घंटे कार्य करते हैं, 8 घंटे कार्य करके 72 मीटर लंबी चादर बना सकते हैं। 90 मीटर लंबी चादर को 24 आदमी द्वारा बनाने में कितना समय लगेगा। 24 आदमियों द्वारा बनाए, और मीटर कितनी है, 90 मीटर है। तो बताइए जरा 96 में क्या आएगा, 96 आप करके देख लेना, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 97 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है।
बताइए देखें कौन सा आएगा 97 में। आपको ये देखना है कि 125 कैसे आए, यहाँ पर 216 कैसे आए। बताएं देखें। बिल्कुल आप इसको निकाल के देख लेना। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 343। 97 में। 98 में देखिए आपके सामने है, रोहित को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 38% अंक प्राप्त करने थे, 202 अंक प्राप्त किया, 26 अंक से फेल हो गया। तो 202 इसने प्राप्त किए, 26 अंक इसको और चाहिए थे, तो ये इसमें जोड़ लो तो 200 कितने हो जाएंगे 28, और 38 अंक प्राप्त करने थे उत्तीर्ण होने के लिए, तो ये 38 के बराबर है। तो परीक्षा के कुल अंक का 70% आपको ज्ञात करना है। 70% क्या करना है आपको ज्ञात करना है, तो 70% ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर 98 में, डी ऑप्शन 420 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना आएगा 420। किसी पंक्ति में 50 विद्यार्थी हैं और ये दाएं बाएं वाला सेट करके आप देख लेना, डी इसका आंसर आएगा 31। और लास्ट प्रश्न है जो क्या है कि क्रमागत सम संख्याओं का योग औसत m है, तो आपके टोटल औसत कितना होगा, तो m+2 आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये था आज का मॉडल पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे भी ऐसे ही मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताइए, लेकर आएंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।